सो दिस इज द फर्स्ट एस्टर बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या बना था, पहला एस्टर बॉन्ड बना है, एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉस्फेट दिख रहा है, यहाँ पे इसके दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं। एक एस्टर बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया और एक एस्टर बॉन्ड इसने पहले वाले के साथ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। सो दिस इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। देखिए क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले तो ये एक अरेंज किया था, यहाँ पे ये आपका हो गया पेंटोज शुगर। अब इस पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1, दिस इज द कार्बन नंबर 1। यहाँ पे क्या है H and OH। फिर यहाँ हमने क्या एडेनिन मॉलिक्यूल बनाया, इसका ये N 9 पोजीशन पे है NH। तो यहाँ पर N का हाइड्रोजन और इसका OH, कार्बन 1 का OH, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इस बॉन्ड को बनने में इसका एक नाइट्रोजन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एट कार्बन नंबर 5 दैट इज CH2OH था, यहाँ पे हमने फॉस्फोरिक एसिड रख लिया OH एंड डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से एक OH इसके एक हाइड्रोजन को लेकर के फिर से वाटर मॉलिक्यूल की तरह निकल जाएगा, तो यहाँ पे फिर से एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। सो दिस इज द एस्टर बॉन्ड, दिस इज द एस्टर बॉन्ड। अब हमने दो इसी तरह के मॉलिक्यूल को रख लिया। अब देखिए हमने बॉन्ड बना के दिखा दिया कि यहाँ पे पेंटोज शुगर है, यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 इसके नाइट्रोजन से जुड़ चुका है और इसका CH2, यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो बचेगा, दिस इज द ऑक्सीजन विच इज लेफ्ट हियर। तो ये ऑक्सीजन बचा और ये हमने बाकी को एज इट इज रख दिया। अब इसी तरह से जब हम दूसरा मॉलिक्यूल हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि पहला वाले दूसरे वाले का CH2 ये जैसे एस्टर बॉन्ड बना था, तो CH2OP डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे जो एक OH बचा है वो कार्बन नंबर 3, ये जो पोजीशन नंबर 3 के पास OH ग्रुप था, इस OH के साथ इस H का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों कंबाइन होकर के वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल जाएंगे और यहाँ पर सेकेंड ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। सो फर्स्ट एस्टर बॉन्ड जो कि अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ फॉस्फेट ने बनाया, और दूसरा एस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ने प्रीवियस या अगला जो न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल का थर्ड OH ग्रुप है उसके साथ बना दिया। तो यहाँ पे दोनों मिलकर के दो एस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो पहला एस्टर बॉन्ड बना और दूसरा एस्टर बॉन्ड बना, तो इसीलिए दोनों को मिला के हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सो इस तरह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो चलते हैं फिर एक क्लियर करके हम देख लेते हैं सिंपल से। चलिए तो इसको इन छोटे से डायग्राम में देख लेते हैं कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया, दिस इज द पेंटोज शुगर, ठीक है। यहाँ हमारा नाइट्रोजनस बेस हो गया, और यहाँ पे हमने कार्बन रखा और यहाँ पर CH2 और यहाँ हमने फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया, ठीक है। ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे CH2, ये हमारा हो गया फॉस्फेट जो कि फर्स्ट एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है। अब यही फॉस्फेट क्या करेगा, दिस फॉस्फेट ऑल्सो मेक द बॉन्ड विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के जो यहाँ पे OH ग्रुप होगा उसके साथ बना लेगा। तो ये वाला बॉन्ड, दिस बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये दोनों मिलके कौन से बॉन्ड हो जाएंगे, एस्टर बॉन्ड। तो यानी अब दोनों मिला के क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर अगले में अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, दिस इज द फॉस्फेट, और अब ये फॉस्फेट इस पहले वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फिर यहाँ देखिए एक और अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज द नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे हो गया CH2, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉस्फेट को रख लिया, अब ये फॉस्फेट पहले वाले के साथ बॉन्ड बना लिया। तो जब भी आप इस तरह से चेन बनाएंगे, दिस इज द मोनोमर यूनिट एंड दिस मोनोमर यूनिट यूनाइट विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पे एक बैकबोन तैयार हो रही है, इस बैकबोन में यानी कि एक चेन तैयार हो रही है। जब भी आप इस चेन को देखोगे ना, व्हेन यू सी दिस चेन,
तो आपको क्या दिखेगा कि 5 प्राइम पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हमेशा दिख रहा है। ये आपका 5 प्राइम कार्बन है, तो इस 5 प्राइम कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। और अगर इस दूसरे चेन जहां पे भी इसका एंड हो रहा है, दिस इज द 3 प्राइम, तो 3 प्राइम पे क्या हमेशा फ्री मिलेगा आपको? OH ग्रुप मिलेगा। तो ये 5 प्राइम हो गया और यहाँ पर हो गया ये 3 प्राइम। तो 3 प्राइम पे हमेशा कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। 5 प्राइम पे कौन सा ग्रुप होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है। अब अगर हम एक दूसरी चेन बनाएं, क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एंटी पैरेलल होता है। तो अब हमको जब बनाना होगा तो ये क्या करेंगे? हम इस चेन को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। यानी अब हमारा पेंटोज शुगर इस डायरेक्शन में बनेगा। सो दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज 1 2 3 4 और यहाँ पे हमारा कार्बन नंबर 5 CH2 और यहाँ पे आके हम फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा नाइट्रोजनस बेस। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजनस बेस हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर CH2 और यहाँ हो गया हमारा फॉस्फेट। ठीक है। तो ये इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा रखेंगे। ठीक है। ये आपका पेंटोज शुगर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पे फॉस्फेट हो जाएगा CH2 के साथ, CH2 के साथ ये फॉस्फेट हो जाएगा और ये फॉस्फेट इसके साथ भी पहले वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस, तो यहाँ पे भी बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऐसे थर्ड कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया CH2, यहाँ हो गया फॉस्फेट, ये फॉस्फेट इसके साथ बनाएगा एस्टर बॉन्ड, तो हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। यहाँ पे हो गया NB, दैट इज नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। तो चाहे 2 बॉन्ड बने या फिर 3 बॉन्ड, कहीं हम 2 बना सकते हैं, कहीं 3 बना सकते हैं। यानी एडेनिन के अगेंस्ट में थाइमिन होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन के अगेंस्ट में अगर ग्वानिन होगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा CH2, दिस इज फॉस्फेट and this phosphate make a ester bond with the carbon number 3 of pentose sugar and this is the nitrogenous base। तो यहाँ पे भी सपोज अगर हमारा ग्वानिन है तो इसके अपोजिट में साइटोसिन होगा, एडेनिन साइटोसिन है तो इसके अपोजिट में ग्वानिन होगा, अगर एडेनिन है तो थाइमिन होगा, थाइमिन है तो एडेनिन होगा। तो ये केस हो गया हमारा डीएनए का। सो दिस इज द डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। अब अगर हम इस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये कार्बन नंबर 5 है, तो 5 के साथ क्या फ्री है? 5 के साथ क्या फ्री है? फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे आपका OH ग्रुप कार्बन नंबर 3, ये थर्ड पोजीशन है। शुगर का क्या है? थर्ड पोजीशन है, तो इसके साथ कौन सा ग्रुप फ्री हो गया? OH ग्रुप। तो यहाँ पर हो गया 3 प्राइम के साथ OH ग्रुप। तो जब भी हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर दोनों स्ट्रैंड है तो अगर एक एंड पे 5 प्राइम है तो दूसरे एंड पे 3 प्राइम, फिर उसके जस्ट सामने वाले जो स्ट्रैंड का, या अगर यहाँ 3 प्राइम है तो उसके सामने क्या हो जाएगा? 5 प्राइम होगा, इसके दूसरे एंड पे 3 प्राइम होगा। तो जब हम एक इस तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं तो ये आपका डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। एट वन एंड दिस इज द 5 प्राइम फॉस्फेट, other end there is a 3 prime OH, in the front of this 5 prime phosphate and in front of this 3 prime OH. So this is the double helical, the double stranded DNA. So DNA is a polynucleotide chain, it is a polynucleotide chain। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को, या डीएनए का जो एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये हमने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बता दिया। तो अगर हम अब एक डबल हेलिकल जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था उसको भी हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग यहाँ पे रखेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ
डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का जो मॉडल है वो सबसे पहले किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। सो दिस इज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक। किस ईयर में दिया था? इन 1953। ठीक है, तो इनका एक डबल हेलिकल मॉडल क्या था? सबसे पहली बात कि जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। सो डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, that is having two strand. ओके, जो ये डबल हेलिकल होता है वो कैसा होता है? these two strands are anti-parallel and complementary. So these two strands are anti-parallel. तो एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक जो स्ट्रैंड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि बेसेस जो होते हैं वो प्यूरिन किसके साथ जोड़ेंगे? पिरिमिडीन के साथ। अगर ए है तो टी और अगर जी है तो सी। तीसरी बात हम क्या बोलेंगे कि जो इनका मॉडल था उन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है उसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ डीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम का ये डायमीटर है। ठीक है, नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन two base pairs. तो distance between two consecutive base pair. Two consecutive base pair कितना हो जाता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मॉडल हम साथ साथ उसको ड्रॉ करते चलते हैं। अगर हम डबल हेलिकल मॉडल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे this is the double helical model. This is the first strand. This is 5 prime to 3 prime. यहाँ पे दूसरा स्ट्रैंड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 प्राइम के अपोजिट 3 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम। सो दिस इज द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसका एक डायमीटर की बात करें, डायमीटर फिक्स होता है तो ये आपका हो जाएगा 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर। तो यहाँ पर जो बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि दो बेस पेयर, सपोज 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, तो यहाँ पे जो दो बेस पेयर हैं इन दोनों के बीच की बात हो रही है, दीज टू। तो यहाँ पे ये जो बेस पेयर है इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ देखिए ये वाला जो डिप्रेशन है इसको कहते हैं माइनर ग्रुप्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये वाला जो हो गया इसको भी कहेंगे माइनर ग्रुप्स। और इसी के अपोजिट देखिए यहाँ पे मेजर ग्रुप्स बन रहा है। अगर इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे ये मेजर ग्रुप्स बन रहा है। तो दो माइनर ग्रुप्स के दो कॉन्जिक्यूटिव जो माइनर ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं वन टर्न। इसको हम क्या कहेंगे? वन टर्न। इसी तरह से मेजर भी कर सकते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा? ये मेजर ग्रुप्स कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा मेजर ग्रुप्स। इसी तरह से अगला क्या बनेगा? मेजर ग्रुप्स। तो चाहे आप दो माइनर कंसीडर कर लीजिए या दो मेजर कंसीडर कर लीजिए। तो दो माइनर ग्रुप्स के दूरी को हम कहते हैं, यानी इसको हम कहते हैं वन टर्न। वन टर्न का मतलब होता है सपोज यहां से चले, एक कंप्लीट टर्न लेते हैं, तो यहां से चलेंगे तो एक कंप्लीट वापस सेम पोजीशन पर आएंगे। एक लैडर जब आप एक
एक लैडर को देखते ना कि घुमावदार सीढ़ी होती है, तो यहां से चलते हैं और वापस से घूमते हुए क्या होगा, वापस से सेम पोजीशन पर आ जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड वन टर्न। इस वन टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, तो लिख लेते हैं द वन टर्न की लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। सो द लेंथ ऑफ वन टर्न कितना हो गया 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड इन वन टर्न हाउ मेनी बेस पेयर्स आर देयर, इन वन टर्न 10 बेस पेयर्स आर फाउंड। तो 5 मैंने यहाँ ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सो एक टर्न में कितने बेस पेयर हो जाएंगे, 10 बेस पेयर हो जाएंगे। एक टर्न की लंबाई कितनी हो जाएगी 34 एंगस्ट्रॉम। दो कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर जो होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना होता है डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम। दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और जो ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग ऑफ द डीएनए किस तरह का टर्न लेते हैं। सो जो ट्विस्टिंग होती है, ट्विस्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, ये कैसी होती है राइट हैंडेड होती है, राइट हैंडेड या इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज या फिर राइट हैंड, यानी कि एक पर्टिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये हेलिक्स पूरी जो है वो टर्न कर रही है। सो दिस इज द डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, यहाँ पर आपने देख लिया। और अगर हम एक क्वेश्चन और भी देखते हैं कि जो यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन या फिर ग्वानिन और साइटोसिन की जो बात हो रही है, तो यहाँ पे जो एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन है, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो उनके बीच कितनी दूरी होती है, तो ये लगभग हो जाती है आपकी 1.8 से लेकर के 1.9 एंगस्ट्रॉम या लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास भी हम कह सकते हैं। तो इनके बीच की ये जो दूरी है वो आपकी कितनी हो जाएगी 1.8 टू 1.9 एंगस्ट्रॉम। सो यहाँ पर इतनी बातें तो आपको जाननी ही चाहिए कि एक डीएनए डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। हमने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दिया, आपको बॉन्ड बना के बता दिया कि कैसे बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से फिर हम लोग अपना समझ सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस the structure of chromosome, packaging of DNA. So this DNA is a very long DNA. अब ह्यूमन अगर DNA की बात करते हैं तो ये लगभग 2 मीटर का DNA होता है और इसको न्यूक्लियस यानी कि माइक्रोमीटर के एरिया में इसको अरेंज होना होता है, यानी फिट होना होता है। तो इस तरह से एक लंबा सा DNA किस तरह से एक छोटे से एरिया में किस तरह से रहता है, यानी यहाँ पर इसकी क्या होगी प्रॉपर पैकेजिंग होगी। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द DNA packaging in the nucleus. Thank you so much.